हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं 40 महत्वपूर्ण सवालों को, है ना। सोशल साइंस के 40 महत्वपूर्ण सवाल जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इससे पता चलेगा कि आप लोगों की परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है ना। तो मैं यहाँ पे बारी बारी से सोल्व करता हुआ चलूंगा। आप लोग को क्या करना है, पीछे पीछे से सोल्व करते हुए चलना है और देखना है कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही होता है। हर वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर बार बताता हूं कि अगर आप लोग रेगुलर क्लासेस करते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे वीडियोस डाले जाते हैं क्लास 9th के लिए, चाहे वो सोशल साइंस हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, है ना, सभी को आपको देखना है। इससे बाहर क्वेश्चन आप लोग का नहीं पूछने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। आज थोड़ा गला खराब है, थोड़ा तबियत खराब है ना, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा झेल लीजिए मुझे। ठीक, यहाँ पूछ रहा फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई, तो कब शुरू हुई, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है ना। फ्रांसीसी क्रांति से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कब शुरू हुई थी, बताइए कब कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। 1776 में, 1799 में, 1789 में, या फिर 1804 में। तो कब हुई थी, तो 1789 में। ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करता आप लोगों ने भी सही टिक किया होगा। ध्यान ऐसा ना, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, ये भी आता है ना। तो फ्रांस का राजा कौन था उस समय, फ्रांस का राजा लुई 16वां था। कौन था, लुई 16वां। ठीक है, तो इसको भी हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये भी पूछ दिया जैसे लुई 16वां राजा कब बना था, तो ये 1774 को क्या क्या बनता है, राजा बनता है, फ्रांस का राजा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर दो की तरफ, है ना। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुर्वा, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुर्वा शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, बुर्जुर्वा शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पे क्या कुलीनता इसका अर्थ है, पादरी है, मध्यम वर्ग है, या फिर किसान है। तो इसका अर्थ है मध्यम वर्ग। ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ये थोड़ा पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, मध्यम वर्ग के लोग पढ़ने लिखने लग गए थे, इसको बुर्जुआ कहकर बुलाया जाता था। ठीक है, कुलीन वर्ग तो पता ही, बहुत ही अमीर, ज्यादातर संपत्ति धन वगैरह सब उसी के पास होता था, है ना। पादरी वर्ग पता ही है, पुजारी लोग होते थे एक तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। देखिए कितना आसान सा सवाल है ना। यहाँ पे जैकोबिन्स लिखा हुआ, उससे आप लोगों को आंसर पता चल जाएगा। क्या किसकी स्थापना की थी इन लोगों ने, राजभक्त का, या फिर उदारवादी, रूढ़िवादी, या फिर जैकोबिन्स, किसकी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगी। यानी कि इन लोगों ने ना जैकोबिन्स क्लब की स्थापना की थी, है ना। जो फिर आगे चल करके क्या होता है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली लोग होते हैं और आगे चलकर फ्रांस में शासन भी कुछ सालों के लिए चलाते हैं, कुछ समय के लिए, ना। चलिए देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट एक पहले सेनापति हुआ करता था, लेकिन फिर ये बाद में ना अपने आप को सम्राट यानी कि राजा घोषित कर देता। कहाँ का, फ्रांस का। तो कब किया था, 1799 में, 1804 में, 1815 में, या फिर 1821 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1804 में नेपोलियन ने क्या किया था, अपने आप को राजा घोषित किया था फ्रांस का। और फिर ज्यादा दिन तक नहीं, फिर 1815 में फिर ये हार भी जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाला भी पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ होलोकास्ट किससे संबंधित। तो होलोकास्ट किससे संबंधित है, प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है, रूसी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध से। आप सभी को पता होलोकास्ट है ना, ये क्या है कि एक बहुत ही दर्दनाक चीजें हैं, है ना। जब यहूदियों को काफी सजा दी जा रही थी, हिटलर के समय की बात है ना, जर्मनी का जो हिटलर राजा हुआ करता था, यहूदियों को काफी सजा दिया करता था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। तो किससे, इससे पता चल गया होगा, तो द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है ना, ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, अगर आप लोगों ने रेगुलर क्लासेस लिए हो, जितने भी क्लास है आप लोगों ने ढूंढ ढूंढ के कीजिए, है ना। एक काम करता हो ना, आप लोगों ने ना एक प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा हर सब्जेक्ट का अलग अलग। ठीक है, उस प्ले लिस्ट में जितने वीडियोस होंगे सभी आप देख लीजिएगा, देखिएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा ना। बहुत सारा ज्यादातर क्वेश्चन उसी से मैच होगा। ठीक है, तब पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सा है, गंगा है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र, या फिर कृष्णा है। तो उस ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पे लिख रहा है भारत की अक्षांशीय सीमा। ठीक है, ये भी पूछा हुआ सवाल है ना, मेरे सेशन में वीडियोस में आप लोगों ने देखा हो तो आपको पता है भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है। क्या वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 35 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ, या फिर 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, या फिर 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 35 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए।
ये है ना क्या अक्षांश सीमा भारत की कौन सी है, तो ये है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, ठीक है। यहाँ पे मतलब भारत में का टाइमिंग वगैरह जो है ना यहीं से पता चल जाता है एक तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 8 की तरफ। यहाँ पे लिख रहा है भारत के सबसे उत्तरी, ठीक है, भारत के सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, क्या क्या वो विंध्या है, आरावली है, आरावली के बारे में हम लोगों ने सुना होगा ना, आज हाल फिलहाल में काफी चर्चा में था, हिमालय है या फिर पश्चिमी घाट है। सही उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी यानी कि हिमालय, हिमालय इसमें बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बताइए कपास उगाने के लिए, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये ना, आगे क्लास 10th में भी ये आपको देखने को मिलेगा। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, ठीक है, कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, क्या वो जलोढ़ मिट्टी है, क्या वो लाल मिट्टी है, क्या वो काली मिट्टी है, या फिर वो लेटेराइट मिट्टी है, तो काली मिट्टी बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन सी, कपास उगाने के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है ना। गुजरात महाराष्ट्र जैसे स्टेट में ये काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पे लिख रहा है किस नदी को, ठीक है, इंग्लिश वाला भी क्वेश्चन रहने देते हैं वरना, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है, किस नदी को, कृष्णा नदी को, कावेरी नदी को, गोदावरी को, या फिर महानदी को, तो ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत यानी कि इधर जो केरला है ना, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये सब किस में आता है, साउथ भारत में आता है ना, तो दक्षिण भारत में आता है, तो दक्षिण भारत के लिए गोदावरी गंगा कहा जाता है क्योंकि बहुत ही बड़ा नदी है जैसे कि गंगा नदी है वैसे ही। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे, ये देखिए बहुत ही आसान सवाल है ना, लोकतंत्र की, है ना, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है, एक व्यक्ति द्वारा शासन, क्या एक व्यक्ति द्वारा शासन लोकतंत्र की विशेषता है, बिल्कुल नहीं, है ना, सेना द्वारा शासन, लोगों द्वारा शासन, या फिर धार्मिक नेताओं द्वारा शासन, तो सही उत्तर क्या होगा, लोगों द्वारा शासन। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों का ही तो शासन होता है, लोग अपना सरकार चुनती है, ठीक है, तो लोगों द्वारा शासन बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है ऐसी प्रणाली, है ना, ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों को, है ना, जहां लोग अपने, क्या लिखा हुआ है भाई क्वेश्चन, हाँ, जहां लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं, है ना, जहां लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं, इसको क्या कहा जाता है। अब भारत में भी हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं, चुनाव होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, नेता बड़े अलग अलग नेता आते हैं, हम लोग किसी को ही ना चुनते हैं, वोट देते हैं, ठीक है, तो क्या उसको निरंकुशता बोलते हैं, राजशाही बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं, फिर कुलीन तंत्र बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, लोकतंत्र बोलेंगे, लोकतंत्र में ही तो लोग वोट देते हैं, चुनाव जीतते हैं, है ना, तो ऐसा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोकतंत्र बोलेंगे। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पे लिख रहा है कौन सा देश, ठीक है, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण। अब देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अभी भी हम लोगों ने देखा कि भारत में है ना, क्या क्या चुना जा रहा है, प्रतिनिधित्व को चुना जा रहा है ना, प्रतिनिधि, सभी लोग अपने अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में है ना, और वो फिर वो जो प्रतिनिधि को जो चुना जा रहा है ना, वो पार्लियामेंट में बैठेंगे और वो जो भी फैसला लेना होगा देश के बारे में वो वहां पे फैसला लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम उस प्रतिनिधि को नहीं चुना जाता है, जो भी फैसला लेना है जनता ही डिसाइड करेगी, जनता ही वोट करेगी कि भाई हम इस फैसले के पक्ष में कि विपक्ष में, ठीक है। तो यूएसए है, चीन है, भारत है, या फिर स्विट्जरलैंड है, आखिर इसका उदाहरण कौन सा है, तो मैं बता दूं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, ठीक है, कहां पाया जाता है, स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, वहां पे जनता ही डिसाइड करती है, एक तरीके से कोई भी फैसला लेना हो सभी की सभी जनता ही डिसाइड करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान सवाल आ रहा है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, भारतीय संविधान कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। लेकिन सवाल ऐसा भी आता है कि कब कब लागू किया गया था, है ना, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, महात्मा गांधी को, बी आर अम्बेडकर को, या फिर जवाहरलाल नेहरू को, इंग्लिश वाला देख लेते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू को, या फिर सुभाष चंद्र बोस को। सही उत्तर उसका क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या माना जाता है, संविधान निर्माता माना जाता है ना, क्योंकि जब संविधान का ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, है ना, ठीक, इसको प्रारूप समिति बोलते हैं, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे किसको बनाया गया था,
BR अम्बेडकर को बनाया गया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में लिख रहा है कि ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है। यानी कि ग्रामीण भारत में जो व्यवसाय होता है, काम होता है, वो लोग क्या क्या काम करते हैं? ज्यादातर लोग उद्योगों में काम करते हैं, सेवाएं, कृषि या फिर खनन। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, कृषि। कृषि में तो काम करते हैं ना, गांव के लोग कहाँ काम करते हैं? कृषि में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ पे लिख रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या उसको निवेश बोलेंगे, व्यय बोलेंगे, आय बोलेंगे, पूंजी बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? पूंजी बोलेंगे। आप लोग देखे होंगे कुछ भी कहीं पर भी कोई फैक्ट्री वगैरह या कुछ भी जिससे है ना इनकम वापस आता हो, है ना, कोई दुकान लगा रहा हो तो ऐसा बोलते हैं ना हम उस दुकान में है ना इतना पूंजी लगाएं, 2 लाख का पूंजी लगाएं, 5 लाख का पूंजी लगाएं। ठीक है, तो उसको पूंजी बोलते हैं। ठीक है, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किया जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग पूंजी बोलेंगे। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके से निवेश भी तो उसको बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पूंजी ही बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? आप लोगों को बताया गया था पिछला वाला अगर वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो आप लोगों को बताया गया था कि क्या क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है, तृतीयक क्षेत्र होता है। तो यहाँ प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है किसको? विनिर्माण को, कृषि को, सेवाएं को या फिर निर्माण को? किसे? आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखा तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कृषि को। ठीक है, अगर नहीं देखा तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों का ना सभी वीडियो देख रहा है। ठीक है, चलिए, तो भाई द्वितीयक होता है, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या आता है? ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र। उसके बाद फिर क्या आता है? तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र। अब ये जो है ना, ये विनिर्माण किस में आता है? तो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, और ये जो सेवा है ना, ये सेवा किस में आता है? तो सेवा किस में आता है? ये तृतीयक क्षेत्र में आता है। और कृषि किस में आता है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। कुछ भी पूछा जा सकता है ना, इसलिए सभी को याद रखना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा रहा है। यहाँ पे पूछा रहा है कि जनगणना जो हुआ था 2011 में, 2011 के बाद अभी तक कोई जनगणना हुआ नहीं है। ठीक है, आखिरी जनगणना कब हुआ था? 2011 में। ऐसा पूछा जा सकता है, सबसे आखिरी टाइम जनगणना कब हुआ था? कब हुआ था? तो जो 2011 में। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? ठीक है, भारत की साक्षरता दर क्या है? क्या वो 74% है ना, या फिर 84% है? ठीक है, पॉइंट के इधर वाला हम नहीं पढ़ रहे। ठीक है, मोटा मोटी पढ़िए है ना, 65% है या फिर 72% है, तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि 74%। साक्षरता दर कहने का मतलब क्या है? पढ़े लिखे लोगों की संख्या। जैसे कि आप पढ़े लिख रहे हैं तो आप क्या हो गया? साक्षर हो गए। जो इंसान पढ़ पाएगा, लिख पाएगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? साक्षर बोल देंगे। वो स्कूल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसको साक्षर बोलेंगे। तो भारत का साक्षरता दर कितना है? 74% है ना, 74.04% अगर पूरा पूरा पढ़े तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहां बोल रहा है भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? क्या वो NSSO करता है, RBI करता है, CSO करता है या फिर सेबी करता है? तो कौन करता है? NSSO करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ है ना, यहाँ पे RBI का मतलब तो आप लोग को पता होगा, RBI से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है ना। RBI क्या है? बैंकों का बैंक है, जो सभी बैंकों का एक तरीके से देख रेख करती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है? अगर आप लोगों ने, फिर से मैं बता रहा हूँ, पिछले वाला देखा होगा तो मतलब पहले वाला वीडियोस आप लोगों ने देखा हो तो ये भी आप लोगों को बताया जा चुका है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8, 10, 9, 11। बहुत सारे बच्चों ने तो याद भी कर लिया। कितने? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसके लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था। क्या ट्रिक बताया था? क्या बताया था? मित्र पर, है ना, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, ऐसा बताया था। अब बताइए, है ना, अब इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म 8 राज्य होंगे तो 8 राज्य का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट कीजिए, तब पता चलेगा कि आप लोग सभी वीडियो देख रहे कि नहीं देख रहे, है ना। आप लोग इतने मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिले है ना, वो अनजाना क्वेश्चन ना मिले, जाना पहचाना क्वेश्चन मिले कि हाँ ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। तो कई बार क्योंकि और ये इसलिए इसका फुल फॉर्म जानना, यानी कि इसको जानना, 8 राज्यों को जानना इसलिए भी जरूरी है। कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये 8 राज्य आप लोग को पता होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नहीं पता तो आप लोग को पिछले वाला वीडियो देखना है ना, जल्दी से देखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिख रहा है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था? ये औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना था, प्रदूषण कम करना था, या फिर सेवा क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाना था, या फिर कृषि उत्पादन बढ़ाना था? क्या था? हरित क्रांति क्या होता है? हरित क्रांति में कृषि उत्पाद बढ़ाया गया था। ठीक है, तो कृषि उत्पादन बढ़ाना था हरित
हरित क्रांति का मतलब ये उद्देश्य सिर्फ यही था, क्या था, कृषि उत्पादन को। हरित क्रांति से पहले ना, यानी कि 1960 के दशक से पहले अगर हम लोग ये बात करें तो 1960, ठीक है, हरित क्रांति कब 1960 के बाद हुई थी, ठीक है, 1966-67 के आसपास, ठीक है। तो 1960 से पहले क्या था ना, भारत में उतना ज्यादा कृषि उत्पादन नहीं होता था, बहुत ही क्या बोलते हैं, एक तरीके से भूखमरी का शिकार हो जाते थे। लेकिन हरित क्रांति के बाद क्या होता है, कृषि उत्पादन ढेर सारा बढ़ जाता है, ठीक है। एक बीज का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, HYV करके एक बीज था, है ना, उन्नत बीज इसको बोलते थे। इस बीज का इस्तेमाल किया गया, एक तरीके से हाइब्रिड बीज एक तरीके से बोल सकते हैं, है ना। और इस बीज ने क्या किया, बहुत ही ज्यादा उत्पादन किया, है ना, खास करके गेहूं में, चावल में, है ना। और पंजाब जैसे जो राज्य है, हरियाणा जैसे राज्य है, वहां पे काफी ज्यादा उत्पादन होता है और इससे बहुत ज्यादा क्या होता है, भारत के अंदर फायदा मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पे लिख रहा है कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करती है। देखिए ये भी कितना आसान है ना, समानता सुनिश्चित करती है, ठीक है। तो आप लोगों को मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया था संविधान के भाग 3 में, है ना, ठीक है। भाग 3 में आप लोगों को ये देखने को मिलता है, ठीक है। अनुच्छेद का कहां से 12 से 35 के बीच आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। 6 मौलिक अधिकार दिए गए, 7 था, लेकिन फिर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है। तो इसमें से कौन सा है जो समानता सुनिश्चित करती है। जो समानता के बारे में बात करते हैं ना, क्या वो स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या वो समानता का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, क्या होगा, समानता सुनिश्चित करती है, तो समानता से रिलेटेड होगा, समानता का अधिकार। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यहाँ पे देखिए लिख रहा है उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, ठीक है। तो यानी कि वे संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति की जा सकती उसको क्या बोलेंगे, क्या उसको गैर नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे, क्या उसको नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे, क्या उसको जीवाश्म ईंधन बोलेंगे, क्या उसको भंडार बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि ये पुनः पूर्ति की जा सकती है। ध्यान यहाँ पे समझ लीजिए, 10th क्लास में भी आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, इसको हम लोग अनवीकरणीय भी बोलते हैं। इसमें अंतर ये होता है ना, जो नवीकरणीय संसाधन होता है उसके पूर्ति दोबारा हो जाता है प्रकृति के द्वारा, जैसे कि पानी वापस से बारिश होती है, पूर्ति हो जाता है। ये इससे कि ये हवा, ये जो सूरज, ठीक है, ये सब कभी खत्म होगा नहीं, होगा खत्म, है ना, मतलब सूरज की रोशनी, है ना, तो ये सब कभी खत्म होगा नहीं, है ना। इसको जितने मर्जी उतना यूज कर लो इंसान। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन होते हैं ना जिसको आप ज्यादा यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगा और दोबारा आएगा भी नहीं, है ना, उसका पुनः पूर्ति नहीं होगा। जैसे कि कोयला, जैसे कि पेट्रोल डीजल, है ना, जैसे कि ये लोहा, है ना, सोना चांदी, ये सब क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, जितना है उतना ही है। अब पुनः पूर्ति होने के लिए फिर करोड़ों साल लगेंगे, ठीक है, इसलिए इसको गैर नवीकरणीय में रखा गया है। और जो उसका पुनः पूर्ति किया जा सकता है उसको नवीकरणीय संसाधन में रखा गया है। उम्मीद करता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है ना, कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय है, कौन सा अनवीकरणीय है, इसलिए इसको समझना भी जरूरी था। अच्छा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था, क्या वो हथौड़ा और दरांती था, ठीक है, तिरंगा, या फिर स्वास्तिक था, क्या था। तो नाजी पार्टी यानी कि जर्मनी की बात हो रही है ना, हिटलर वाली पार्टी। तो इसका जो पार्टी का जो प्रतीक था ना वो क्या था, स्वास्तिक था, ठीक है। स्वास्तिक आप लोगों ने देखा होगा, है ना, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का, है ना, इस तरीके का, ठीक है। तो नाजी पार्टी लोग का, है ना, इसी टाइप का कुछ क्या होता है, स्वास्तिक जैसा ही कुछ क्या होता था, एक प्रतीक हुआ करता था, ठीक है। चलिए जैसे कि यहाँ पे होता है ना, बीजेपी का कमल छाप है, ठीक है, कांग्रेस का क्या हाथ छाप है, उसी तरीके का होता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत की आधिकारिक भाषा क्या है, ठीक है। आधिकारिक भाषा कहने का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। ध्यान रहे, भारत का कोई भी राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है, यानी कि नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो जब मतलब नेशनल लैंग्वेज नहीं है लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, आधिकारिक भाषा है, कौन सा, अंग्रेजी है, बंगाली है, हिंदी है, तमिल है, बहुत आसान सा, कौन सा होगा, हिंदी होगा, है ना। तो हिंदी क्या आधिकारिक भाषा है। लेकिन आधिकारिक भाषा कहने का मतलब क्या, यानी सरकार जो अपना काम काज करेगी ना वो हिंदी भाषा में करेगी। लेकिन आप फिर बोलेंगे कि साउथ इंडिया वाले तो हिंदी भाषा बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए फिर कहा गया है कि भाई हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी काम किया जाएगा, अंग्रेजी में भी लिखा जाएगा। इसलिए कोई पेपर पब्लिश होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होता है, ठीक है। लेकिन भारत का आधिकारिक भाषा कौन सा है, हिंदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। किस घटना से आखिर प्रथम विश्व युद्ध की एक तरीके से शुरुआत हो गई थी, ठीक है। क्या वो हिरोशिमा पर बमबारी था, ठीक है, वर्दन की लड़ाई था, या फिर पोलैंड पर आक्रमण था, या फिर आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या था। तो ऑप्शन डी ही क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत ही अजीबोगरीब सा नाम था, है ना। ये ऑस्ट्रिया का क्या था, ऑस्ट्रिया का एक तरीके से शहजादा कह सकते हैं ना, वो था। इसकी हत्या हो जाती है, इसके बाद ही क्या होती है,
प्रथम विश्व युद्ध की एक तरीके से शुरुआत होती है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यहाँ पे लिख रहा है मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है? बताइए मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है? कौन सी परत की बात हो रहा है? क्या ऊपरी परत है, निचली परत है, या फिर आधारशिला है, या फिर रेगोलिथ है? कौन सा है? तो बोलेंगे ऊपरी परत। ऊपरी परत क्या है? ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट। ऊपरी परत ही सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, इसलिए ना बोलते हैं ऊपरी परत को कोई खोद करके लेके चला जाता है तो बोलते हैं उसको क्या, एक तरीके से मृदा अपरदन बोलते हैं, है ना। यानी कि उसका ऊपरी परत में ही सारा उपजाऊ है, वही कोई खोद लेगा तो दिक्कत की बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यहां पे बोल रहा है कि भारत में, ठीक है, भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? यानी कि भारत में जो कानून है, कानून बनाता कोई और है, आप लोग को बताया गया था, कानून लागू कोई और करता है, ठीक है, कानून की व्याख्या कोई और करता है। अब यहाँ पे बताइए कार्यान्वयन करने का मतलब कानून लागू कौन करता है? क्या वो न्यायपालिका है, क्या वो कार्यपालिका है, क्या वो विधायिका है, क्या वो पुलिस है? कौन ऑप्शन है? क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, कार्यपालिका। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए, जो विधायिका है ना, ये कानून बनाने का काम करती है। पूछा जाएगा कानून, अभी यहाँ पे पूछ रहा है कानून का कार्यान्वयन कौन करता है, तो इसका लिख दिया ना। अगर यहाँ पूछ दिया जाएगा कानून बनाता कौन, ये सेम ऑप्शन के साथ, तो बोलेंगे क्या, विधायिका। ठीक है, कानून लागू कौन करता है या कार्यान्वयन कौन करता है, तो कार्यपालिका। बोलेगा कानून का व्याख्या कौन करता है, सभी क्वेश्चन आ सकता है, तब बोलेंगे क्या, न्यायपालिका। ऑप्शन है ना। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, विधायिका। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा? लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। यहां पे बोल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है ना, तो पुराना आंसर इसमें थोड़ा सा देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कोयला है, बिजली है, पवन है, या फिर बायोमास है? ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में यानी गांव के क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? वो है बायोमास। बायोमास कहने का मतलब है ना, आप गोबर का उपले देखोगे ना, गोईठा जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है एक तरीके से। लेकिन आज के समय में थोड़ा कम ही इस्तेमाल होता, पता नहीं अभी भी इसी को उत्तर करना हो पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, अगर ये आ गया वापस से तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये 10th क्लास में आप लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? अमेरिका में है, फ्रांस में, या फिर ब्रिटेन, या फिर जर्मनी में? ध्यान रहे, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज एक है ना, शेयर बाजार को कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे? अरे ये दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। ठीक है, तो ये कहाँ पे? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। यहां पे लिख रहा है संयुक्त राज्य। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है ना, अगर आप लोग को पसंद है ऐसे वीडियोस, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से चलती रहे, है ना, तो आप लोग को लाइक करना है। ठीक है, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, है ना, बराबरी का चीज चलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लिख रहा है विच संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत वासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? कौन सी विधि अपनाई गई थी? क्या वो स्थानांतरित खेती था, ठीक है, आदिम खेती था, गहन कृषि था, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा कृषि था? तो बोलेंगे गहन कृषि था। अब गहन कृषि क्या होता है? तो इसको हम लोग इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं या इंटेंसिव एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, एक ही भूभाग में कई बार खेती किया जाता है, वो भी उन्नत तकनीकों से, नए नए मशीन वगैरह का इस्तेमाल वगैरह करके उसमें किया जाता है, उससे ज्यादा से ज्यादा उपज लेने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो गहन कृषि किया जा रहा था किसके द्वारा? अमेरिका में, यानी कि यूएसए में किया जा रहा था श्वेत वासियों द्वारा, जो गोरे गोरे लोग थे उसके द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। यहां पे बोल रहा है गर्मियों में, ठीक है, यहां पे बोल रहा है कि गर्मियों में उत्तरी मैदान, ठीक है, उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या उसको काल बैसाखी बोलते हैं? क्या उसको लू बोलते हैं? या फिर उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे व्यापारिक हवाएं बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें क्या होता है ना, लू को आप लोग तो जानते होंगे, है ना, आप लोग गर्मियों में अक्सर बोला जाता है ना, घर में बाहर मत निकलो, धूप में मत जाओ, लू लग जाएगा ना, तो वही लू है। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, अच्छा इंग्लिश वाला नहीं है ना, हिंदी वाला पढ़ते हैं। ये अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत, है ना, कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? यानी कि सर्दी यानी ठंडा के दिन में भी अगर बारिश होती है तो उसका कारण किसके कारण से होता है? क्या वो चक्रवाती अवदाब की वजह से होती है, या फिर पीछे हटता मानसून, या फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून, या फिर पश्चिमी विक्षोभ? तो ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश होती है। ये भी क्वेश्चन पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं सभी वीडियोस देखिए, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते करते आप लोग के दिमाग में याद हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन आएगा जैसे ही एग्जाम में, फटाफट से टिक करते हुए चल जाइएगा आप लोग। ठीक है, प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, ठीक है, जनसंख्या की संख्या
वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। अब देखिए इसको भी समझिएगा, अभी मैं समझाऊंगा। तो क्या है वो, प्रस्थान का क्षेत्र मतलब कहाँ पे होता है परिवर्तन, है ना, प्रस्थान का क्षेत्र में होता है, या फिर आगमन का क्षेत्र, या फिर प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। यहाँ पे बोल रहा है जो जनसंख्या है ना, जब लोग प्रवास करते, प्रवास करने का मतलब एक जगह से छोड़ करके दूसरे जगह जाना को प्रवास बोलते हैं, प्रवास कर गया वहां से, ठीक है। तो बोल रहा कि जो जनसंख्या के मतलब जनसंख्या का जो संख्या है वितरण संरचना में परिवर्तन होता है किस क्षेत्र में होता है। अब देखिए प्रस्थान कहने का मतलब है कि कोई इंसान ए है, ठीक है, एक इंसान का नाम है ए है, ठीक है, मतलब ए नहीं, एक जगह का नाम, एक जगह का नाम क्या है ए है, ठीक है, और एक जगह का नाम क्या है बी है, ठीक है। अब एक इंसान मान के इस जगह में ना 10 लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं 10 लोग, और यहाँ कितने लोग रहते हैं, यहाँ 15 लोग रहते हैं, कितना 15। अब यहाँ से एक इंसान क्या करेगा, एक इंसान यहाँ से चला जाएगा यहाँ पे प्रस्थान, है ना, प्रवास कर जाएगा यहाँ से आते, यानी कि प्रस्थान। तो प्रस्थान का क्षेत्र क्या होगा, ऑप्शन मतलब जगह ए क्या है, प्रस्थान का क्षेत्र है, ठीक है, और जगह बी क्या है, वो आगमन का क्षेत्र, क्योंकि यही जा रहा है एक आदमी यहाँ से निकल करके। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से जब एक आदमी निकल करके गया तो यहाँ 10 की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 आदमी बचेगा, एक आदमी चला गया वहाँ पे, यहाँ 15 की जगह पे क्या हो जाएगा, 16 आदमी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बदलाव हुआ, कहाँ बदलाव हुआ, बोले कि दोनों जगह बदलाव हुआ, प्रस्थान का क्षेत्र में बदलाव हुआ और आगमन के क्षेत्र में बदलाव हुआ। यहाँ 10 था 9 हो गया, यहाँ 15 था 16 हो गया। तो ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रस्थान और आगमन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गरीबी रेखा क्या है, ठीक है, गरीबी रेखा क्या है, या नहीं पॉवर्टी लाइन क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ, वह रेखा जो अमीर और गरीब को अलग करती है, जी बिल्कुल नहीं, है ना। वह रेखा जो किसी देश की औसत आय को दर्शाती है, बिल्कुल नहीं। बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर, आय का वह अधिकतम स्तर जिसके बाद कोई व्यक्ति अमीर माना जाता है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी हुआ। देखिए बुनियादी जरूरत क्या होता है, बुनियादी जरूरत का नहीं मतलब इंसान को खाना मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, ये सब बुनियादी चीजें। अगर कोई इंसान इन बुनियादी चीजों को पूरा कर पा रहा तो ठीक है ना। अगर वो न्यूनतम स्तर में भी कमा रहा है, सबको पूरा कर पा रहा है, तो पर भी बोलेंगे हाँ भाई वो गरीबी रेखा में है, उसके नीचे नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे वो अपने बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा, तब बोलेंगे वो गरीबी रेखा के नीचे, ठीक है। ऑप्शन से यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, कौन नहीं थे, क्या महात्मा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ ना, क्या वो महात्मा गांधी है, राजेंद्र प्रसाद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, टी कृष्णमाचारी है, तो कौन होंगे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये भी पूछा हुआ सवाल है मेरे सेशन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, ध्यान रहे इंग्लिश वाले देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब था, क्या था मतलब वहां पे, क्या वो लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे थे, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर। तो ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, जाति के आधार पर। लेकिन ये भारत वाला जाति सिस्टम नहीं है ना, भारत वाला जाति सिस्टम नहीं है ना, उसको हम लोग नस्ल भी बोलते हैं, नस्ल के आधार पर करते हैं, ठीक है। भारत में जो जैसे अलग अलग कास्ट के जो लोग होते हैं उस आधार पर होता है, वो अलग चीज हो गया, ये अलग जाति हो गया। भारत में भी ये वाला होता है, कौन पता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो इधर से जो लोग आते हैं, ठीक है, असम तरफ से है ना, त्रिपुरा तरफ से जो लोग आते हैं, अरुणाचल प्रदेश तरफ से जो लोग आते हैं, ठीक है, सिक्किम से लोग आते हैं, तो वो लोग थोड़ा थोड़ा नेपाली, थोड़ा थोड़ा चाइनीज जैसा दिखते हैं, ठीक है। तो लोग है ना उसको क्या बोलते हैं, भारत के ही दूसरे राज्यों के लोग उसको चिढ़ाते हैं अलग अलग नामों से, है ना, नेपाली, चाइनीज, मोमो ऐसे कह के, जो कि बोलना नहीं चाहिए। तो ये अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, एक तरीके से भेदभाव कर रहा है, नस्ल के आधार पर भेदभाव कर रहा है, जाति के आधार पर क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है ना। इंग्लिश में इसको एथनिक बोलते हैं, एथनिक के आधार पर क्या कर रहा है, भेदभाव, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या है, भारत के सदस्य, करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से वहां पे अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका में भी होता था रंग के आधार पर, ठीक है, एक अलग नस्ल के लोग थे, एक अलग गोरे वाले अलग नस्ल, काले वाले अलग नस्ल, और वो उसी के आधार पर भेदभाव होता था। अब यहाँ पे लिख रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, कब लागू हुआ बताइए, बहुत ही आसान सवाल है ना। 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1900। और इसका आंसर तो मुझे बताने की भी जरूरत है, आप लोग इसका उत्तर कर दीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्वेश्चन नंबर 40 का, ठीक है, हाँ लिख रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है, वो नागपुर में किया गया था, दिल्ली में, कराची में, या फिर कोलकाता में किया गया था। तो ध्यान रहे कांग्रेस का 1931 का जो अधिवेशन था जिसमें मौलिक अधिकार को एक तरीके से पारित किया जाता है, तो कराची में किया गया था। कराची कहाँ पर है भी, तो कराची भी पाकिस्तान में आप लोगों को देखने को मिलता है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, 40 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन हो जाता है यहीं पे समाप्त। तो अब बताइए इन 40 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ। जो रेगुलर व्यूअर्स है उसको तो बहुत सारा सही हो गया होगा, और जो नहीं भी है वो भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगा, उसका भी बहुत सारा सही हो गया होगा, है ना। तो इस तरह का मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बनता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, और वीडियोस को लाइक किया करो, है ना, हाइप भी बढ़ा दिया करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो बनाता रहूं, ताकि मैं आप लोगों के लिए मोटिवेटेड रहूं। ठीक है, आज थोड़ा तबियत खराब था, लेकिन उम्मीद करते जल्दी ठीक हो जाएंगे और फिर काफी शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी भी करवाएंगे। ठीक है, तो तब तक रखिए अपना ख्याल, में मिलता आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।